Hello dear students. Now this video is of mock paper for the batch 2. ठीक है, आई थिंक बैच 2 के मॉक पेपर का हम लोग ने 1 to 11 MCQ सॉल्व कर लिए हैं. आज 11 के आगे जाना है. लेट्स बिगिन. दिस कैन बी बेसिकली यूटिलाइज्ड बाय बैच नंबर 3 बिकॉज उनका अभी स्कॉलरशिप का टेस्ट आने वाला है. Okay, so let's start. 12th question. In the relation P is equals to b minus x square upon 80, dash are the dimensions of A. कब क्या झोल करना है वो आना चाहिए आपको. आपको सिर्फ ए का पूछा है. जस्ट प्लीज फोकस. यहाँ पे एक्चुअली दिया नहीं इन्होंने, बट पी को पावर लेके चलो तो आंसर मैच होगा, और एक्स को डिस्प्लेसमेंट लेके चलो. नाउ सी, पावर इज इक्वल्स टू बी, जो आपको नहीं पता, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं पता, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी. आपको थोड़ा सा सोचने का और आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे सॉल्व करना है. झोल है, आपको ए ढूंढना है, खाली ए ढूंढना है. मतलब बाकी सब डायमेंशंस पता होने चाहिए. पावर का तो डायमेंशन पता है, टी का भी डायमेंशन पता है, ए का डायमेंशन मुझे ढूंढना है, बी का डायमेंशन नहीं पता, बट एक्स स्क्वायर का डायमेंशन पता है. आप लोग इसको और भी ऐसे बोल सकते थे, सर मुझे अगर बी बाय ए पूछा होता ना तो भी मैं निकाल सकता था. कैसे रे बच्चों, अगर आपको बोला तो बी अपॉन ए का डायमेंशन क्या है, तो इसको डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देने का, तो ऐसा लिख सकते थे, पावर इज इक्वल्स टू बी बाय 80 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 80. अगर अगर बी बाय ए पूछा होता तो वैसे भी बीच में माइनस है. मैंने आपको सिखाया है कि ये डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट यूज है. फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का लॉजिक पता है ना. फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लस माइनस, नॉट इंटू, सॉरी, प्लस माइनस एन इज इक्वल्स टू. तो ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि जो डायमेंशन पावर का रहेगा वही डायमेंशन इस टर्म का होगा और वही डायमेंशन ये टर्म का होगा. यहाँ तक क्लियर है. अगर बी अपॉन ए पूछा होता, अगर बी अपॉन ए पूछा होता, ये पार्ट को इग्नोर कर देने का, फिर वो केस में ये पार्ट पकड़ने का, और बी अपॉन ए अगर पूछा तो टाइम को इधर भेज देने का, टाइम को इधर भेज देने का, तो पावर इंटू टाइम आ जाता, विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए, हमारा आंसर आ जाता. और पावर इंटू टाइम तो निकालने आता रहेगा सबको. पावर का फॉर्मूला एनर्जी या वर्क डन बाय टाइम इंटू टाइम, तो टाइम टाइम कैंसिल होगा, वर्क वर्क बचेगा. लॉजिक समझ में आएगा. ये मेथड अगर बी अपॉन ए पूछा होता, बट इधर पे बी अपॉन ए नहीं पूछा है. इधर पे क्या पूछा है, इधर पे सिर्फ ए पूछा है. सिर्फ ए पूछा है ना, तो ये टर्म को इग्नोर कर दो. सिर्फ ए पूछा है, ये टर्म को इग्नोर कर दो. और वैसे भी देख के समझ जाएगा कि यार अगर ये एक्स स्क्वायर का टर्म, अगर ये मीटर है, एक्स मतलब मीटर है ना, तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, मीटर स्क्वायर. तो अगर ये मीटर स्क्वायर है तो ये भी मीटर स्क्वायर ही होगा ना. क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है. सेम ही टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, मैंने 10 बार बोला है, सेम ही टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं. तो सीधी बात है, ये अगर मीटर स्क्वायर है तो ये भी मीटर स्क्वायर है, तो इंस्टेड ऑफ ऑल दैट मैं डायरेक्टली मीटर स्क्वायर भी ले सकता हूँ. वही चीज मैंने इधर किया, देखो नीचे बी और एक्स दोनों भी मीटर स्क्वायर, तो प्लीज बताओ ना, मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर विल बी हाउ मच, इट विल बी मीटर स्क्वायर ओनली ना. वैल्यू वैल्यू भले कुछ और होगा, ऐसा हो सकता है 5 मीटर स्क्वायर माइनस ऑफ 3 मीटर स्क्वायर विल बी 2 मीटर स्क्वायर, बट मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर ही रहेगा. तो इसीलिए बी वाले टर्म को इग्नोर कर देने का, क्योंकि बी का यूनिट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का यूनिट. तो मैंने इस पार्ट को इग्नोर कर दिया. अब क्या दिख रहा है, अब आपको ए ढूंढना है. इधर पे पावर है, इधर पे एक्स है, मतलब मीटर स्क्वायर, इधर पे सेकंड है. बस इक्वेट कर दो. पावर का फॉर्मूला एनर्जी या वर्क डन अपॉन टाइम विल बी इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए नहीं पता, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ए एज इट इज. ये ढूंढना है ना. तो वर्क का यूनिट पता है सबको, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होल डिवाइड बाय, और एक सेकंड विल बी इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड इंटू ए.
अब मुझे दोनों साइड पे एक्चुअली सेकंड दिख रहा है, इधर पे भी नीचे 1 सेकंड दिख रहा है, इधर पे भी नीचे 1 सेकंड दिख रहा है, इधर पे भी 1 मीटर स्क्वायर दिख रहा है, इधर पे भी 1 मीटर स्क्वायर दिख रहा है। एलएचएस में क्या बचा? एलएचएस में बचा सिर्फ केजी पर सेकंड स्क्वायर। और आरएचएस में क्या बचा? आरएचएस में ऊपर नीचे सब उड़ गया, सिर्फ ए बचा, वो भी नीचे। ए नीचे बचा ना, तो रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल ले लो। तो ए विल बी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल सेकंड स्क्वायर बाय केजी। सेकंड इज द डायमेंशन ऑफ या यूनिट ऑफ टाइम, केजी इज द यूनिट ऑफ मास। एम ऊपर ले लो, तो m माइनस वन T0 T2 और L कितना L0, m माइनस वन T2 L0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसे कब क्या झोल करना है ना, वो आपको रिक्वायरमेंट से समझना चाहिए। क्या ढूंढना है, बी बाय ए ढूंढना है बोला है, बी ढूंढने बोला है, ए ढूंढने बोला है, क्या ढूंढने बोला है वो सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। मेरे ख्याल से बैच नंबर 3 को कन्वर्जन्स मैंने नहीं बताए होंगे, तो आप या बताए होंगे, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, कन्वर्जन फैक्टर के लिए बताया ही होगा, नहीं भी बताया तो यू कैन यूज दिस। गाइस याद रखना, सबसे फंडा या सबसे स्टैंडर्ड यूज होता है यूनिट। यूनिट या यूनिटी, यूनिट का मतलब होता है वन। ठीक है, जैसे ग्राम, अगर मैंने फिर ग्राम को यूनिट बोला तो उसके आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 से डिवाइड कर सकते हो और अलग अलग यूनिट मिल सकता है। तो एक आता है डेका, मतलब 10 गुना, 10 टाइम्स ऑफ वन। फिर आता है हेक्टा, मतलब 100 टाइम्स ऑफ वन। फिर आता है किलो, 1000 टाइम्स ऑफ वन। फिर आता है मेगा, 10⁻⁶ टाइम्स। फिर होता है गीगा, 10⁹ ठीक है, तो इसके आगे भी आता है। अगर आप लोग ने मोबाइल डेटा यूज करते रहोगे या कंप्यूटर का आपको मेमोरी है, तो आपको पता है कि केबी, एमबी, जीबी, टीबी, टेरा, 10⁻12। सिमिलरली स्मॉलर यूनिट्स भी आते हैं, छोटे बनाने वाले, उसको उसके फ्रैक्शंस, जैसे डेसी। डेसी मतलब 10वां हिस्सा, 1/10। तो 1/10 को मैं डायरेक्टली 10⁻⁻1 भी बोल सकता हूँ। फिर उसके बाद सेंटी, 100 पार्ट, याद है ना, जैसे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर रहेगा, 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 100 पार्ट ऑफ मीटर। वैसे ही अगर मैं मीटर को 1 बोल दूं तो सेंटी कितना आएगा, उसका 100वां हिस्सा, तो 10⁻²। फिर आता है मिली, ये होता है 10⁻³ फिर आता है डेसी, सेंटी, मिली, फिर माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, ठीक है, फिर पिको 10⁻⁻12 और फर्मी, फर्मी भी बोलते हैं इसको, फेम्टो भी बोलते हैं, दैट इज 10⁻15। इतना सब आपको याद रखना, ठीक। नाउ लेट्स मूव विद द क्वेश्चन। आपको बोला है 1 माइक्रोन इज 1 माइक्रोमीटर। देखो, एक माइक्रोन वर्ड दिया है, एक माइक्रोन, तो माइक्रोन का बेसिक सा मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर, विच इज नथिंग बट 10⁻⁻6 मीटर। ये सिंबल है ना, ये सिंबल का मतलब होता है माइक्रो। ये सिंबल, ये वाला, ये सिंबल माइक्रो, म्यू मतलब माइक्रो, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। एक माइक्रोमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको किलोमीटर को माइक्रोमीटर में बनाना है, ठीक है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच माइक्रोन, माइक्रोन का मतलब माइक्रोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितना माइक्रोमीटर होता है, आप सोचो, आपको किलोमीटर को माइक्रोमीटर बनाना है। बट मेरे पास स्टेप्स क्या है, मुझे इतना आता है खाली, मेरा नॉलेज इतना है कि मुझे 1 किलोमीटर को मीटर में बनाना आता है। 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, या आई कैन राइट डाउन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। मुझे ये आता है भाई। तो किलोमीटर को मैंने मीटर में बना दिया, किलोमीटर को मैंने मीटर में बना दिया, बराबर। अब माइक्रोन को इस इक्वेशन में कैसे लाऊं, तो यार थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर है, तो 1 मीटर कितना होगा, सोचो। 1 माइक्रोन इज 10⁻⁻6 मीटर, तो 1 मीटर कितना होगा, तो 10⁻⁻6 उधर भेजो, 10⁻+6। आ रहा समझ में, दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोन। तो देखो एडवांटेज क्या हुआ, मुझे किलोमीटर को मीटर में बनाने आ गया ना, मुझे किलोमीटर को मीटर में बनाना है। अब
मीटर को माइक्रोमीटर में बनाऊंगा। डेटा समझो, डेटा क्या दिया है, डेटा हम लोग ने माइक्रोमीटर को मीटर के टर्म्स में दिया है। ध्यान से सुनिएगा, डेटा में माइक्रोमीटर को मीटर के टर्म्स में दिया, बट हम लोग को किलोमीटर को मीटर में बनाने आता है। तो अगर माइक्रोमीटर को मीटर में दिया है तो मीटर को माइक्रोन में लिखो। सोचो ना, माइक्रोन को अगर मीटर के टर्म्स में दिया है तो मीटर को माइक्रोन के टर्म्स में लिखो। 1 मीटर इज हाउ मच भाई? माइक्रोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, देख के समझो ना। माइक्रो तो 10⁻⁻6 होता है, मतलब माइक्रोमीटर बहुत ही छोटा यूनिट है। और मैंने हमेशा बोला है 1 बिग यूनिट इक्वल्स टू मेनी स्मॉल यूनिट्स। लॉजिक समझ रहा है? 1 बिग यूनिट इक्वल्स टू मेनी स्मॉल यूनिट। तो मीटर बड़ा होता है, माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है। तो एक माइक्रोमीटर अगर मीटर का 10⁻⁻6 पार्ट है तो एक मीटर बनाने को कितने माइक्रोमीटर लगे? तो 10⁻+6 लगेंगे। मीटर मिल गया, उस मीटर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वो मीटर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बाकी सब एज इट इज। 1 किलोमीटर विल बी 10⁻³ एज इट इज इनटू मीटर। मीटर कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर कितना है? 1 मीटर है 10⁻6 माइक्रोन। मिक्स कर दो, कितना आएगा? 10⁻9 माइक्रोन। क्लियर है? और एक झोल कर सकता हूँ, क्या क्या? देखो जरा, किलोमीटर, किलो किलो यूनिट से 3 गुना ज्यादा बड़ा, 3 0, 3 गुना मतलब कि 3 0। माइक्रो कितना है? माइक्रो कितना है? माइक्रो 6 डिफरेंस है, मतलब किलो जो है यूनिट से 3 0 ऊपर है, माइक्रोन जो है यूनिट से 6 0 नीचे है। तो किलो और माइक्रोन में फिर कितने का गैप है? 3 0 और 6 0, 9 0, 9 जीरोस का गैप है। आगे आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, डैश। हाँ, ये वाला सब इजी है। डैश इज नॉट ऐसा यूनिट। कौन सा इसमें ऐसा यूनिट नहीं है? किलो कैलोरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको जी ढूंढना है, जी ढूंढना है। तो जी ढूंढने के लिए बाकी सब इधर उधर भेज दो ना। जो ढूंढना होता है ना बच्चे, उसको अकेले रखने का। तो आर स्क्वायर को एलएचएस में भेज दो, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही मास इंटू मास जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मैं एलएचएस में भेजूंगा तो नीचे चला जाएगा, मास इंटू मास। और अकेले क्या बचेगा? अकेले जी बचेगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? के न्यूटन। वो केजी के टर्म्स में मत लिखना क्योंकि ऑप्शन में न्यूटन दिख रहा है मुझे, वैसे इसलिए। फोर्स का यूनिट न्यूटन। आर का, आर इज रेडियस, तो रेडियस का स्क्वायर कितना होता है? मीटर स्क्वायर। नीचे क्या दिख रहा है? मास इंटू मास। मास का यूनिट केजी, तो केजी इंटू केजी क्या होगा? केजी स्क्वायर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट, a certain physical quantity x has same dimension as that of work upon mass into length. वेरी सिंपल है ये वाला 16th वाला। आपको क्या बोला है? x इज इक्वल्स टू, बोला है ना, x has the same dimension, x has the same dimension as work upon mass into length. x is same as work upon mass into length, मतलब ये तीनों का जो कॉम्बो है ना बच्चों, ये तीनों का वर्क अपॉन मास इनटू लेंथ, उसका डायमेंशन इज सेम एज एक्स का डायमेंशन। तो बोला एक्स क्या है? प्लीज डायमेंशन मत लिखना। क्यों? ऑप्शंस देखो, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब क्वांटिटीज दिए। तो अगर ये सब क्वांटिटीज दिए ना तो प्लीज इसका यूनिट मत लिखना या डायमेंशन मत लिखना। अगर ऑप्शन में डायमेंशन दिया होता तो वर्क का डायमेंशन लिखने का, मास का डायमेंशन लिखने का, इसका टाइम का डायमेंशन लिखने का, लेंथ का, सॉरी। बट इधर पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, इधर पे तो डायरेक्टली क्वांटिटी का नाम है। तो प्लीज डोंट राइट डायमेंशन, नहीं, डोंट राइट डायमेंशन। व्हाट टू राइट? राइट फॉर्मूला, ये ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो x विल बी इज इक्वल्स टू, वर्क की जगह में बोलूंगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क की जगह पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास एज इट इज इंटू लेंथ एज इट इज। अगर थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर होता है, लेंथ भी मीटर होता है। मीटर मीटर गया, क्या बचा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स का क्या फॉर्मूला रहता है? फोर्स का फॉर्मूला रहता है मास इंटू एक्सीलरेशन। नीचे क्या दिख रहा है? नीचे भी मास दिख रहा है। मास मास कैंसल, क्या बचा? सिर्फ एक्सीलरेशन बचा। सो एक्स इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। इज दैट क्लियर? 17th, what will be the dimensional formula? Okay, अभी बैच नंबर 3
आई वुड फील कि आप लोग को अभी शॉर्टकट्स मजा आता होगा, बाकी बैचेस को आ गया रहेगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलने के बाद आप लोग से आवाज आएगा आप लोग के मुंह से, ओ वैसा वाला आना चाहिए। वैसा आया मतलब आपको झेपा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास? मास का पूछा है, मास का पूछा है, और वो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी, टाइम और फोर्स पे। तो चलो मैं लिख के लेता हूँ। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट मास का है, ठीक है। मास ढूंढना है, मास नहीं पता। मास के लिए यूज क्या क्या है करने के लिए? मास को यूज करने के लिए आपके पास वेलोसिटी, मास को ढूंढने के लिए वेलोसिटी यूज कर सकते हो, टाइम यूज कर सकते हो और फोर्स यूज कर सकते हो। यही कर सकते हो ना? ठीक है, अब ठंडे दिमाग से सोचना। मास का यूनिट, मास का यूनिट मीटर। आपको आपका टारगेट सिर्फ सॉरी मीटर बोल रहा हूँ मैं, मास का यूनिट केजी। आपका टारगेट सिर्फ केजी बनाना है। आपके पास यूज करने के लिए क्या है? वेलोसिटी है आपके पास। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स का यूनिट। अब इसमें तो पूरा यूनिट लिखना पड़ेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको आंसर मास चाहिए, आपको आंसर मास चाहिए। ये सब आपके पास यूज करने के लिए है, ठंडे दिमाग से सोचने का। मैंने हमेशा बोला है कि कंसीडर दैट यूनिट, कंसीडर दैट यूनिट which is least repeated, which is least repeated, ठीक है। कंसीडर द लीस्ट रिपीटिंग यूनिट, तो कौन सा सबसे कम रिपीट हो रहा है? मीटर 2 बार रिपीट हो रहा है आरएचएस में, सेकंड तो 3 बार रिपीट हो रहा है, बट केजी, केजी एक ही बार रिपीट हो रहा है ना। तो आई कैन से कि मास के लिए केजी चाहिए ना, मास को 1 केजी चाहिए। फोर्स भी क्या कर रहा है? 1 ही केजी दे रहा है। तो मैंने मास का एक फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। मास बनाने के लिए फोर्स तो चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मास बनाने के लिए फोर्स तो चाहिए और एक ही फोर्स चाहिए। चलो फोर्स ले लिया मैंने। अभी फोर्स लेने की वजह से क्या होगा? मास के लिए आपको केजी चाहिए और फोर्स ने दे दिया, फोर्स ने केजी दे दिया ना, तो केजी को रब कर दो, केजी मिल गया, केजी मिल गया। अब मास में और कुछ चाहिए नहीं। अब मास में नथिंग एक्स्ट्रा, केजी हो गया ना। तो इसके बाद मैं बोलूंगा मास को अब बनाने के लिए नो एक्स्ट्रा यूनिट। मास हो गया, मास का केजी मिल गया, यस। अब क्या है? अब नो एक्स्ट्रा यूनिट, अब कोई एक्स्ट्रा यूनिट नहीं। बट इधर पे एक प्रॉब्लम हो रहा है। फोर्स लिया मैंने तो मुझे ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि नॉट नेसेसरी, ये जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट नीडेड, ये एक्स्ट्रा है। तो यार मुझे मीटर नहीं चाहिए, मुझे सेकंड स्क्वायर भी नहीं चाहिए। तो यार मीटर नहीं चाहिए तो क्या करूं मैं? तो मेरे दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया। देखो ना, मास में मीटर दिख रहा है, कह रहे तुमको थोड़ा सा ब्रेन्स लगाओ रे। मास में क्या दिख रहा था? मास में बस केजी दिख रहा था, वो मिल गया ना। हाँ, तो मास का केजी का जुगाड़ हो गया। बट फोर्स को लेने की वजह से एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? मीटर भी मिल रहा है, सेकंड भी मिल रहा है। वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया है। मीटर को ठिकाने लगाना है। मीटर को ठिकाने लगाने के लिए मीटर को नीचे ले लो, सेकंड को ऊपर ले लो। दैट मीन्स वेलोसिटी का रेसिप्रोकल ले लो, वेलोसिटी का रेसिप्रोकल ले लो। तो वेलोसिटी का रेसिप्रोकल ले, देखो ना, अगर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड तो 1/वेलोसिटी क्या होगा? सेकंड पर मीटर होगा ना। लॉजिक समझा? तो मैंने वेलोसिटी का रेसिप्रोकल लिया। अब अगर मैंने वेलोसिटी का रेसिप्रोकल लिया तो सेकंड अपॉन मीटर हो जाएगा। और फोर्स से क्या एक्स्ट्रा मिला? फोर्स से एक्स्ट्रा मिला ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी का तो जुगाड़ होगा, केजी को रबी कर दिया मैंने, और ये सेकंड एज इट इज था अभी तक। मुझे एलएचएस में कुछ भी नहीं चाहिए, अब सब आ गया, केजी हो गया। अब मुझे को अपना कुछ भी नहीं चाहिए, और ये है आपके पास। तो मीटर को कैसे ठिकाने लगाऊं? मीटर को ठिकाने लगाने के लिए मैंने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, वेलोसिटी के रेसिप्रोकल से, वेलोसिटी के रेसिप्रोकल से मतलब वेलोसिटी नीचे ले ली। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया। अब क्या करने का? अब सेकंड स्क्वायर को भी कैंसिल करना। अब सेकंड स्क्वायर को कैसे कैंसिल करूं यार? सेकंड इंटू सेकंड कर दो ना, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, टाइम को मल्टीप्लाई करो। अब टाइम का रेसिप्रोकल नहीं लिया, टाइम को एज इट इज रखा है। तो टाइम का अगर सेकंड और वेलोसिटी के रेसिप्रोकल का सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड करेंगे तो क्या होगा? तो सेकंड इंटू सेकंड करेंगे तो सेकंड स्क्वायर बनेगा। वो सेकंड स्क्वायर नीचे के सेकंड स्क्वायर को उड़ा देगा, उड़ा देगा। क्या बचा? कुछ भी नहीं, सब खाली। और केजी जो पहले मिला था वो हो गया।
पूरा आंसर आ गया हमारा। दैट मीन्स टाइम से मैंने मल्टीप्लाई किया। आएगा समझ में? नहीं समझा रहेगा तो अभी यहाँ पे देखो लॉजिक, यहाँ तक तो समझा था आपको। मास के लिए आपको केजी चाहिए, वो केजी फोर्स ने दे दिया, बट फोर्स के पास एक्स्ट्रा मीटर भी मिल गया और सेकंड भी मिल गया। मीटर को ठिकाने लगाने के लिए मैंने क्या किया, ये मीटर को नीचे ले लिया, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिया, तो मैंने फोर्स को वेलोसिटी से डिवाइड किया। अगर मैंने वेलोसिटी से डिवाइड किया तो ये मीटर पर सेकंड नहीं हो जाएगा, ये सेकंड पर मीटर हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो एक मीटर कैंसल, और सेकंड मल्टीप्लाई किया तो इनको मल्टीप्लाई करके सेकंड स्क्वायर बनता है, ये सेकंड स्क्वायर कैंसल। तो टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आगे आंसर फोर्स इंटू टाइम अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी नीचे फोर्स इंटू टाइम ऊपर, आंसर इज 17। आया आवाज? ओ नेक्स्ट 18, यूनिट ऑफ एनर्जी बाय यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वापस से डोंट पुट यूनिट, भले यूनिट बोला है बट डोंट पुट यूनिट, पुट फॉर्मूला। क्योंकि ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में क्या दिख रहा है, ऑप्शंस में क्या दिख रहा है, क्वांटिटी की यूनिट। ऑप्शन में आपको क्वांटिटी दिख रहा है, तो फॉर्मूला लिखो, ठीक है, फॉर्मूला लिखो। क्या फॉर्मूला है एनर्जी का? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मुझे पता है कि एनर्जी और वर्क सेम होता है, मुझे पता है कि एनर्जी और वर्क सेम होता है, बराबर ना? एनर्जी और वर्क सेम होता है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। फोर्स एज इट इज, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, वॉल्यूम मतलब मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब। ऊपर 1 मीटर है, नीचे 3-3 मीटर है, क्या बचेगा? ऊपर 1 मीटर, नीचे 3-3 मीटर, तो ऊपर का 1 मीटर, नीचे का 1 मीटर कैंसिल, नीचे 2 मीटर बचेगा। 2 मीटर कौन से क्वांटिटी होता है? मीटर स्क्वायर इज द यूनिट फॉर विच क्वांटिटी? लेंथ, एरिया की वॉल्यूम? मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? एरिया। मिल गया हमको फोर्स अपॉन एरिया, मिल गया फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिलेशन y इज इक्वल्स टू, ओके, ये क्वेश्चन को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आप लोगों को। बच्चों थोड़ा सा सोचो, ये देख के समझ में आना चाहिए। y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ, अंदर जो भी है वो छोड़ दो, अंदर जो भी है थोड़ी देर के लिए वो भूल जाओ, लेकिन ए साइन दिख रहा है, बराबर, ए साइन दिख रहा है, ए साइन ऑफ, अगर मैं यहाँ पे थीटा लिख दूं, y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ थीटा, तो एटलीस्ट मुझे इतना याद आ रहा है। साइन थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो भी वो भी साइड ही होता है, मतलब मीटर बाय मीटर कैंसल। कॉस थीटा का यूनिट मीटर बाय मीटर कैंसल। tan थीटा का यूनिट मीटर बाय मीटर कैंसल। इन अदर वर्ड्स, कोई भी आप लोग फिर ट्रिगो लोगे, इसको बोलते ही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मालूम है ना? कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले, यू कैन से कि देयर इज नो यूनिट, कोई यूनिट बचना ही नहीं चाहिए। मतलब साइन ऑफ, अंदर जो भी दिख रहा है, थीटा है ना, थीटा, थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, थीटा इज एन एंगल, और एंगल मालूम है सबको, यूनिट रेडियन भले बोलते हैं, यूनिट रेडियन बोलते हैं, बट डायमेंशन नहीं बचता। याद रखना, एंगल्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। हम लोग ने पढ़ा है फंडामेंटल और डिराइव, और एक होता है सप्लीमेंट्री, तो उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो यू कैन से कि सर टोटल का तो वैसे भी यूनिट भी नहीं है, साइन थीटा का देखोगे, साइन थीटा का तो यूनिट भी नहीं है, बट थीटा का अगर आप देखोगे तो थीटा का यूनिट रेडियन है, बट बाकी कोई भी फंडामेंटल के जितना यूनिट नहीं है, ना मीटर है, ना केजी है, ना सेकंड है, ना केल्विन है, ना एम्पियर है, ना मोल है, ना कैंडल है, कुछ भी नहीं है। सो आई कैन से कि बॉस थीटा का कोई यूनिट मतलब कोई डायमेंशन नहीं आना चाहिए। तो अगर थीटा का कोई डायमेंशन नहीं आएगा, थीटा का अगर कोई डायमेंशन नहीं आएगा, सो देन इंटरेस्टिंग फंडा इज दिस। अगर मैंने ऐसा लिखा बच्चों, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मीटर, अगर मैंने ऐसा लिखा रहेगा साइन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पे अंदर कोई डायमेंशन नहीं आना चाहिए, मतलब all units should cancel, all units all units should get cancelled। अब ये बताओ ए का यूनिट क्या होगा?
अगर मुझे अंदर कोई यूनिट बचना नहीं चाहिए, बट अंदर मीटर तो दिख रहा है, तो ए का यूनिट क्या होगा? आप लोग बोलोगे सर ए का यूनिट 1/मीटर होना चाहिए। क्यों? अगर ए 1/मीटर है तो 1/मीटर इंटू मीटर अगर मैं करूंगा तो मीटर मीटर उड़ जाएगा ना, सब कैंसिल हो गया। लॉजिक समझ में आया क्या? तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाना है। अब आप लोग देखो ये सवाल, ये सवाल आपको दिखा रहा है y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ, अंदर देखो अंदर क्या दिख रहा है, ओमेगा नहीं पता आपको क्या होता है, इग्नोर करो कोई दिक्कत नहीं। टी तो पता है, पता है, माइनस के नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको एक्स तो पता है। अब सोचो बीच में माइनस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये टर्म का भी डायमेंशन नहीं बचना चाहिए कुछ भी। ये भी एंगल है ना, हम लोग जो ट्रिगो लेते हो किसका लेते हैं? हम लोग अपने एंगल का लेते हैं कि आपके सिर का ट्रिगो लेते हैं? थोड़ा सा सोचो, साइन ऑफ एंगल लेते हो या साइन ऑफ लेंथ लेते हो या साइन ऑफ मास लेते हो या साइन ऑफ वट एवर टाइम लेते हो? नहीं ना, साइन ऑफ एंगल लेते हो ना। और एंगल के पास कोई डायमेंशन बचना नहीं चाहिए, तो इसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, इसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। अब सोचो वो कैसे पॉसिबल है? तो सर टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, तो ओमेगा का यूनिट क्या होगा? 1/सेकेंड होना चाहिए, सो दैट सेकेंड सेकेंड कट। वैसे ही एक्स का यूनिट मीटर होना चाहिए, होता है, तो के का यूनिट क्या होना चाहिए सर? 1/मीटर, 1/मीटर, सो दैट मीटर मीटर कैंसल। तो ओमेगा का यूनिट डायमेंशन क्या है? ओमेगा का यूनिट है 1/सेकेंड, 1/सेकेंड मतलब t⁻⁻1। और के का क्या आया? 1/मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ⁻⁻1। काम खत्म, आ गया आंसर। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज t⁻⁻1 and dimension of k is length⁻⁻1. Clear है? 28. Consider two physical quantities A and B. दो फिजिकल क्वांटिटीज है ए एंड बी, जिसके डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है, ए इंटू बी का दिया है और ए अपॉन बी का दिया है। देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी? दो तरीके, एक शॉर्टकट और एक प्रॉपर कैलकुलेशन। तो पहले मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन बताता हूँ। बच्चों अगर मैंने ऐसा इक्वेशन दिया तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, और दूसरा इक्वेशन x माइनस y इज इक्वल्स टू 2, अगर ऐसा दिया और मैंने बोला फाइंड एक्स एंड वाई, तो कैसे करते हो? आपको पता है सर एक इक्वेशन में एक ही अननोन रहना चाहिए, दो दो अननोन नहीं रहने चाहिए। एक इक्वेशन में एक ही अननोन रहना चाहिए, तो आप क्या करते हो सर? हम दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे, सो दैट वाई वाई कैंसिल होगा। तो अगर ये नॉलेज आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, तो यही नॉलेज आप लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी दी है। तो देखो मैं क्वांटिटी ए को पिंक से लिखता हूँ और क्वांटिटी बी को ब्लू से लिखता हूँ। तो a इंटू बी का डायमेंशन दिया है, वो कितना दिया है? a इंटू बी का डायमेंशन L2 m1 t-2। सिमिलरली a अपॉन बी का भी डायमेंशन दिया, a अपॉन बी का भी डायमेंशन दिया। a अपॉन बी का क्या दिया? a अपॉन बी का दिया है L0 m1 t-2, बराबर। अब आपको ढूंढने बोला है व्हाट इज द क्वांटिटी ए एंड बी। यार सोचो, जहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन था तो प्लस माइनस के, इधर पे इंटू मल्टीप्लाई ना। अगर मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे ध्यान दिया तो उसमें भी दो अननोन, इसमें भी दो अननोन, तो क्या करूँ? बहुत अच्छा आइडिया है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको कोई एक ही लेटर रखना है, दूसरे को ठिकाने लगाना है। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई मार देता हूँ। तो व्हाट आई विल गेट मल्टीप्लाई मारने पे? इधर पे a इंटू बी तो पहले से था इक्वेशन 1 में, इक्वेशन में ये तो था ही, इनटू इक्वेशन 2 कर देता हूँ। इक्वेशन 2 का लेफ्ट में क्या दिख रहा है? a अपॉन बी नीचे दिख रहा है, अपॉन बी नीचे दिख रहा है। लॉजिक समझा है क्या? लॉजिक समझा? LHS इंटू LHS कर दिया, RHS इंटू RHS करना पड़ेगा। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा बी भी तो वैसे भी उड़ जाएगा, ए ही बचेगा ना। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? L2 इंटू L0 क्या होगा? L⁻²। इसके पास दो बार L मल्टीप्लाई करने का है और इसके से L मल्टीप्लाई नहीं करने का है। तो भले इधर पे मल्टीप्लाई नहीं किया, बट इधर पे दो बार मल्टीप्लाई किया ना, फिर L² मतलब L इंटू L, तो L⁻² आ गया। अब मास इंटू मास कर दो तो M⁻² आएगा, M⁻² आएगा।
और टाइम इंटू टाइम कर दो, t⁻⁴ आ जाएगा। अब a इंटू ए क्या होता है रे, a स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर का डायमेंशन अगर ये है L2 M2 t-4, a स्क्वायर का डायमेंशन अगर ये, तो a का क्या होगा, अरे स्क्वायर रूट ले लो ना, स्क्वायर रूट ले लो, तो बचेगा सिर्फ a will be is equals to L⁻⁴ M⁻⁴ t⁻²। a मिल गया, काम खत्म। b ढूंढना भी नहीं, b ओरली आ जाएगा। अगर ये a मिल गया है, सोचो a इंटू बी, हाँ ये आ रहा है, a ने एक लेंथ दे दिया, अब एक लेंथ बाकी है, a ने एक मास दे दिया तो मास मिल गया, और a ने t-2 दे दिया और t-2 मिल गया। क्या बचा, L1 बचा, वो कौन देगा, वो b देगा। आया आंसर। इनफैक्ट ओरली समझो, ये सब हेडेक ही नहीं करने का है, बहुत सारे मेथड इसके लिए, अब ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल सा मेथड है। दिस इज द यूनिट फॉर वर्क डन, डायमेंशन फॉर वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कोई तो एक फोर्स होगा और कोई तो एक डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर और एग्जैक्टली जानने का है कि क्या होगा, तो थोड़ा सा सोचो, लेंथ के बारे में देखो, ए और बी मिल रहा है तो लेंथ दो मिल रहा है, दैट मीन्स ए के पास क्या हो सकता है, बी के पास क्या हो सकता है। देखो ऑप्शन देखो, ए इंटू बी क्या, तो L2 होता है, मतलब ए के पास L1 हो सकता है, बी के पास भी L1 हो सकता है, नहीं तो ए के पास L2 हो सकता है, बी के पास L0 हो सकता है, ए के पास L0 हो सकता है, बी के पास L2 हो सकता है। ये वाले इक्वेशन से तीन ऑप्शन आ रहे हैं। ये वाली इक्वेशन से देखो, ए और बी को डिवाइड किया तो L कैंसिल होना चाहिए, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इनको डिवाइड किया तो L कैंसिल नहीं होगा, इनको डिवाइड किया तो L कैंसिल नहीं होगा, इनको डिवाइड किया तो L कैंसिल होगा। दैट मीन्स एक लेंथ ए को भी है, एक लेंथ बी को भी है, तो ए का डायमेंशन मिल गया मुझे, ए के पास एक लेंथ है, बी के पास भी एक लेंथ है। सिमिलरली मास के बारे में देखो, मास के बारे में ए इंटू बी किया अगर मैंने, तो मास मिलना चाहिए, M1 मिलना चाहिए। तो क्या क्या ऑप्शन है, या तो ए के पास मास है, बी के पास मास ही नहीं है, या ए के पास मास नहीं, बी के पास मास है, या ए के पास हाफ मास रहेगा मास का रूट और बी के पास मास का रूट रहेगा। अब सेकंड ऑप्शन देखो, अपना सेकंड इक्वेशन, ए और बी मल्टीप्लाई किया तो भी M1 होना चाहिए, ए और बी डिवाइड किया तो भी M1 होना चाहिए। मतलब ए और बी को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो M1 बचना चाहिए। क्या इनको डिवाइड करूंगा तो M1 बचेगा, नहीं, M⁻⁻1 बचेगा। इनको डिवाइड किया तो M1 बचेगा, हाँ M1 बचेगा, इनको डिवाइड किया तो हट जाएगा। ए के पास M1 होना चाहिए, बी के पास M नहीं होना चाहिए, ये भी आ गया। सिमिलरली टाइम का देखो, ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो t-2 आना चाहिए, ए और बी को डिवाइड किया तो भी t-2 आना चाहिए। दैट मींस बी के पास t-2 है ही नहीं, ए के पास ही होगा। थोड़ा सा सोचो बच्चों, ए इंटू बी, हाँ आंसर कितना आ रहा है, t-2। अब आप सोचो, ए को अगर t-1 दिया, बी को भी t-1 दिया, तो t-1 इंटू t-1 आ जाएगा t-2। लेकिन अगर मैंने इनको डिवाइड कर दिया तो आंसर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आना चाहिए था, वो तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। दूसरा क्या, ए को अगर t-2 दे दिया, बी को t0 दे दिया, तो अगर मैं इनको डिवाइड भी करूंगा तो भी आंसर t-2 ही आएगा, विच इज ट्रू। तो ए के पास L1 भी है, ए के पास M1 भी है, ए के पास t-2 भी है, और बी के पास L1 है, बी के पास M0 है, बी के पास t0 है। आ गया आंसर। तो 20 MCQs हम लोग ने ये वाले वीडियो में कर लिए 20 तक, लास्ट टाइम पे मेरा 11 हो गया। ठीक है, अभी 21 से कुछ अलग टाइप का MCQ, मतलब ये 21 एंड 22 ये थोड़े से डिफरेंट है। फिर 23 देखो, अभी जो जो सम्स मैं आपको ऑलरेडी होमवर्क दे रहा हूँ वो मैं नहीं करवाऊंगा वीडियो में, जैसे ये वाला, इसका भी क्या भी बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज निगेटिव डायमेंशन ऑफ वर्क, मास, किसके पास मास का निगेटिव डायमेंशन है, मतलब m⁻⁻1 होना चाहिए, या फिर m बेसिकली डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो किसके पास मास डिनोमिनेटर में होता है, वर्क नहीं, वर्क के पास मास न्यूमरेटर में होता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के पास मास किधर होता है, ऊपर होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो वर्क भी नहीं, वर्क के पास मास न्यूमरेटर में, मोमेंटम के पास मास भी न्यूमरेटर में, फोर्स के पास मास भी न्यूमरेटर में। जी के पास मास आपका डिनोमिनेटर में होता है, जी के पास कैसे, फोर्स का फॉर्मूला G m m/r², मालूम है ना। अपन ने इसको इधर उधर भेजा था, फोर्स का यूनिट न्यूटन, r² का मीटर स्क्वायर, r² इधर भेजा तो मल्टीप्लाई, और मास इंटू मास लेफ्ट में भेजो, वो kg² नीचे आ जाएगा, और जी अकेला बचेगा। तो जी के पास मास नीचे है, बाकी सबके पास मास ऊपर है, ऊपर, इसके पास भी ऊपर, इसके पास भी ऊपर, इसके पास भी ऊपर, इसके पास नीचे। तो आंसर इज डी। तो 23 बता दिया, अभी 24th नहीं बताऊंगा, आपका काम है 24th। फिर उसके बाद 25 बताऊंगा, 26 नहीं बताऊंगा,
26 आपका काम है, 25 मैं बताऊंगा बट 26 आपका काम। फिर उसके बाद 27 बताऊंगा, 28 बताऊंगा, 29 नहीं बताऊंगा, 29 आपका काम है, ठीक है, एंड 30 बताऊंगा। तो मैं कितने सम्स आगे फिर करने वाला, एक सम यहाँ पे 21 हो गया, एक, दो, 22, दो हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया 3, 4, 5, 6, मैं 6 सम्स का आंसर देने वाला, ठीक है। बाकी सम्स, बाकी 10 सम्स में से 6 बताऊंगा, 4 होमवर्क है, ठीक है। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।